हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पादपों में पोषण, पादप मीन्स होता है पौधे, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों को खाना कहाँ से मिलता है, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं और वो उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, राइट। ओके, लिखा है कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। जिनमें जान होती है सभी जीवों के लिए भोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं, यानी भोजन में पाए जाने वाले ये कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो जो भोजन में घटक मौजूद होते हैं, कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उन्हें पोषक कहा जाता है, राइट। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जितने भी सारे जीव हैं सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन मानव सहित दूसरे जो प्राणी होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते, राइट। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? तो वो अपना भोजन पादप से लेते हैं, यानी पौधे से लेते हैं, और जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनके द्वारा उन्हें भोजन प्राप्त होता है, राइट। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। तो जो इंसान होते हैं, मानव होते हैं, और दूसरे जो प्राणी होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे पर ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शेर को अगर हम लेते हैं तो शेर किसे खाता है? वो हिरन खाता है। अब हिरन क्या खाता है? वो पौधे खाता है, ठीक है। तो अगर हिरन पौधे नहीं खाएगा तो वो ग्रो नहीं होगा, अगर वो ग्रो नहीं होगा तो शेर को भोजन नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए शेर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किस पर डिपेंड होता है? पौधे पर डिपेंड होता है। ओके, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1.1 में पढ़ेंगे पादपों में पोषण विधि। जो पौधे होते हैं उनमें पोषण की विधि कैसे होती है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यानी कि ऐसे सिर्फ पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जो जल का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और खनिज की सहायता से अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं। हालांकि पौधे चल कर तो कहीं नहीं जा सकते, इसलिए ये सारी चीज़ें उन्हीं के परिवेश में पाई जाती हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं जो भोजन में मौजूद होते हैं उसके क्या फ़ायदे होते हैं? इससे सजीवों की शारीरिक संरचना बनती है, वृद्धि होती है तथा जो शरीर के क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उनके भी रखरखाव होते हैं, ठीक है। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी भोजन से ही मिलती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। तो इस पैरा से दो तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं, राइट। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो जो जानवर होते हैं, ज़्यादातर जो जीव होते हैं वो पादपों यानी पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को ही ग्रहण करते हैं और इन्हें विषमपोषी कहा जाता है। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जो पौधे होते हैं वो अगर खाना खुद बनाते हैं तो वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं? क्या भोजन जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो पौधे के सभी भागों में बनती है या सिर्फ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर भोजन बनाई जाती है?
पादप यानी पौधे अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस तरह से प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? यानी पौधे में जिस जगह खाना बनता है, भोजन प्रिपेयर होता है, वहाँ तक कच्ची सामग्री कैसे पहुँचाई जाती है, राइट। तो इसके बारे में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण, यानी जो पौधे होते हैं अपना भोजन जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, राइट। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो जो पौधे होते हैं उनमें जो पत्ती होती है उनमें ही भोजन तैयार होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। चूँकि पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें ही भोजन बनता है, तो इसलिए पत्तियों तक कच्चे जो सामग्री होती है, कच्चे जो पदार्थ होते हैं वो तो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि मिट्टी में जितने भी सारे चीज़ें उपस्थित होती हैं, जल और खनिज, वो जड़ के द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर तने के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है और उन्हीं रंध्र से वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन्हीं छेद से यानी इन्हीं रंध्र से वो उसमें पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है, राइट। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। यहाँ पर कोशिका के बारे में दी गई है, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं वो ईंटों से ही बनते हैं। इसी तरह सजीव का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिसे कोशिका कहा जाता है। कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो लाखों कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोशिकाएं हैं और कोशिकाएं एक बाह्य संरचना के द्वारा घिरी हुई है, पतली सी एक आपको नज़र आ रही होगी, तो इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, राइट। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जितनी भी सारी कोशिकाएं हैं इनके बीच में एक केंद्रक है, राइट। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरी हुई होती है जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो जल और खनिज होते हैं, पौधों की पत्तियों में भोजन तैयार होता है। अब पौधों के पत्तियों तक जल और खनिज को पहुंचना भी चाहिए होता है, तो जो जल एवं खनिज होती है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये पौधे हैं और ये इनकी जड़ें हैं, राइट, और यहाँ तक यहाँ पत्ती है। तो यहाँ जो मिट्टी में मौजूद जो जल और खनिज होते हैं वो सबसे पहले जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर वाहिकाओं के द्वारा ये पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये जो वाहिकाएं होती हैं वो पूरे पौधे में फैली हुई होती हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली हुई होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, एक रास्ता बनाती हैं जिससे कि जो जल एवं खनिज होते हैं वो पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो जो पौधे होते हैं उनमें पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, यानी मिट्टी में जो जल एवं खनिज होती है वो किस तरह से वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, उसे हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहले जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश को की ऊर्जा यानी एनर्जी को इकट्ठा करती है, ठीक है, इकट्ठा करने में पत्ती की सहायता करती है। इस ऊर्जा का यूज़ जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब जो ये ऊर्जा होती है उसका यूज़ किस में होता है, जो पानी होती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, यानी खाना बनाने में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब जब भी हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो इसके लिए हीट की
ज़रूरत होती है, राइट। कोई ओवन यूज़ करता है, कोई किसी और तरह से कोई हीटर यूज़ करता है, कोई चूल्हे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हीट का यूज़ करते हुए खाना तैयार होता है। तो पौधों को भी हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा को संग्रहण करने में क्लोरोफिल पत्ती की मदद करता है और इसी ऊर्जा का यूज़ करते हुए खाद्य संश्लेषण होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की मदद से ही होता है, सूर्य के प्रकाश की मदद से ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, यानी पत्तियों के जरिए ही जो सूर्य के प्रकाश होती है उसकी सौर ऊर्जा को इकट्ठा की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में वो इकट्ठा हो जाती है, संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी जो सूर्य ऊर्जा है वो बेहद ज़रूरी होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं हो सकेगा, भोजन ही प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों पर ही डिपेंड होती है, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही डिपेंड होती है। इसके अलावा सभी जीवों के लिए परम आवश्यक यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही बनती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, यानी जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करती हैं। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो वो समीकरण क्या है? यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप इस समीकरण को लिख लीजिएगा। आगे लिखा, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। अब जो ये प्रक्रम है इसी में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन रिलीज होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनती है और फिर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, यानी पत्ती में जब स्टार्च की उपस्थिति होती है तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न हुआ है, ठीक है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियाँ गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिखा है, पत्तियों के अतिरिक्त पौधों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, मरुस्थलीय पादपों में यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रियाकलाप 1.1 से पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।